तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आए हैं अपने गद्य खंड पे। तो गद्य खंड में पहला पाठ हम लोग देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ है। और पाठ का नाम क्या है, जल्दी जल्दी से आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपको जरूरी याद रखने हैं, जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। और निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। जन्म स्थान कहाँ है या निवास स्थान कहाँ है उनका? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी के समय में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। यह आपको एक नंबर के हिसाब से याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट में से पूछ देगा। उनकी मुख्य रचनाएं क्या है? उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, नाटक में पद्मावती, उसके बाद क्या बोलते हैं, वेनी संहार। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इनका परिचय है, परिचय मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा पाठ पे आऊंगा। ठीक है, और आप देखिए कि रामविलास शर्मा क्या कहते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। वो कहते हैं कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली है। किसने कहा है ये? रामविलास शर्मा ने। यही याद रखिएगा, एमसीक्यू के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत, पाठ का नाम क्या है? बातचीत। बातचीत से क्या समझते हैं आप, ये जरूर बताइएगा। और बिना आप किसी इंटरप्शन के, बिना किसी व्याख्या के मैं सीधा पाठ पे आ रहा हूँ। व्याख्या और इसका सारांश अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसके अगले वीडियो में लेके आएंगे। प्रश्न अभ्यास 3 वीडियो में करके हमारा चलेगा, एक पाठ खत्म होगा। तो चलिए सीधा मैं पाठ पे आता हूँ। इसी तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हों, मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतोल ध्वनि अवश्य हो। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतोल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर वो धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते।
रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरों पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण के 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमवली कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, परदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर, हमचुनी, डिगरे नेस्त, अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। तो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या तो वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल
लड़ेंगी। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिसमें उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों के किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोग बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के सामने उसकी निरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे और या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है,
और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों की अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हों, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहो भाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यहाँ पे पाठ समाप्त होता है और आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत कुछ समझा होगा। इसका सारांश और प्रश्न अभ्यास अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। एक बार जल्दी से हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? वक्तृता मतलब बोलने की कला। फिर क्या है? पुलपिट पायदान। पुण्यावाचन मतलब धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना। नंदी पाठ नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। खामखा बेमतलब। ठीक है, संलाप मतलब हार्दिक बातचीत। संजीदगी मतलब गंभीरता। बेकदर मतलब सम्मानहित सम्मानहीन बिना कदर के। उसके बाद क्या है? अभ्यांतरिक मतलब हार्दिक आंतरिक। फिर है क्या? निरस्त बंद कर देना, स्थगित कर देना। फॉर्मेलिटी औपचारिकता। लियाकत मतलब योग्यता। उसके बाद क्या है? हम चुनी दिगरे नेस्त, हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं। एकोहम द्वितीयो नास्ति। उसके बाद क्या है? विचवई मध्यस्थता। फिर क्या है? चंडू खाने अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। फिर क्या है? दिलजोई मन बहलाव। सार गर्भित जिसमें कुछ सार का तत्व हो। ठीक है, फिर क्या है? प्रपंचात्मक उलझा हुआ। पहेली नुमा दुर्घट ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो। चमनिस्तान हरे भरे बागों का इलाका। कतरनी कैंची। सोपान सीढ़ी। बरकते हुए बरतते हुए। तो चलिए पाठ यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप लोग को ध्यान से सुनिएगा दोबारा अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए।